हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सही, बढ़िया। आइए, आज का टॉपिक जो हमारे पास है क्लास 10th का, वो आपके पास लास्ट टॉपिक की तरह होगा। और इसके पहले हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आज को जो हमको कवर करना है ना, वो आपके पास लास्ट टॉपिक होगा, जो कि ये स्टार्टिंग में होता है, बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमको सबसे पहले इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेने हैं। जस्ट उसके बाद आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग टाइप के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कि चीज़ों को कैसे हम समझेंगे। कोई चीज़, एक चीज़ मेंशन कर लेते हैं, वो ये कि अगर आपके पास डिफरेंसेस कभी पूछे जाएं, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपके पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो आपके पास आ गया नेम, जिसको नाम वो लेकर के चल रहे हैं, लेमा। तो सबसे पहले आपको डिस्कस ये करना है स्टूडेंट्स, वो है लेमा का। तो डिस्कस कर लेते हैं कि लेमा किसको कहते हैं, कि डिफिनीशंस क्या हैं इसके, और इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक वर्ड और आता है जो इसमें यूज होगा चैप्टर में, जिसका नाम है एल्गोरिदम। क्या होगा स्टूडेंट्स? एल्गोरिदम। ये दो वो टॉपिक हैं जिनके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। दोनों में डिफरेंसेस जानना बहुत जरूरी है। बोलते हैं डिफरेंस। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि लेमा क्या है, तो लेमा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ थ्योरम। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लेमा को आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट which is used for proving another statement, proving another statement। सिंपल है। ये एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स, जो अनादर प्रूव्ड स्टेटमेंट को क्या करता है? प्रूव्ड करता है। हो गया, सिंपल है। तो जब कभी भी आपके पास लेमा वर्ड आए, आप समझो कि वो अपने आप में क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। वो ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जो अनादर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड अ लेमा। अब अगर मैं बात करता हूं एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज अ स्टेप, और ये जो स्टेप्स होते हैं ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। तो अगर कभी भी पूछा जाए या जाना जाए, क्योंकि अक्सर ये एक जो जनरल वे पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी ना कभी आपसे इस तरीके की डिफिनीशंस भी पूछ लेते हैं इस टॉपिक में कि व्हाट इज द एल्गोरिदम, व्हाट इज द लेमा। तो जानना बहुत जरूरी होता है कि ये हैं क्या। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अनादर स्टेटमेंट जो होंगे, जो अभी देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में हो सकते हैं। उनसे हम जो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, तो जिस रूल से फाइंड आउट करेंगे, वो चीजें आ रही हैं लेमा में। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, वेल डिफाइंड steps, well defined steps which give us a procedure, or a method, both are same, which give us a procedure for solving some problems। तो जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं और उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स आ जाएं, दैट आर कॉल्ड अ एल्गोरिदम ना। इन जनरल वे पे मैं आपको स्टूडेंट से बताऊं कि जब कभी भी आप कोई भी हाउसिंग में कुछ भी खाने पीने का इंस्ट्रूमेंट आप ले करके चलते हो, तो उसके कुछ मेथड होते हैं बनने के। तो वो जो मेथड होते हैं, दैट इज कॉल्ड, कुछ प्रोसीजर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो मैथ में भी ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ अलग से नहीं होते। तो मैथ में भी हम जानेंगे कि एल्गोरिदम है क्या, अब लेमा है क्या। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, चेक कर लीजिए। अगर आपको वन वर्ड में लिखना हो तो एल्गोरिदम इज द स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच हेल्प अस टू सॉल्व अ गिवन अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, दैट एक प्रोसीजर की तरफ, एक स्टेप की तरह, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। अगर लेमा कभी आपसे बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव्ड है।
अगर ऑलरेडी वो प्रूव्ड है तो क्या करने क्या वाला है स्टूडेंट्स, वो हमें अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करेगा। और आपको बता दें स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस एट दैट सेंटेंस व्हिच गिव अस अ सेंस ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स जो हमको ये सेंस दे पाता है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं डाउट में रह जाऊं उस सेंटेंस पे कि मैं डाउट में हूं ये है कि नहीं है, क्लियर सेंस नहीं है कि वो आपका डायरेक्टली हाँ ट्रू है या डायरेक्टली क्या है फॉल्स है, तो आप समझो हमेशा वो स्टेटमेंट तब भी बनेगा इस सेंटेंस जब वो क्लियर सेंस दे किस बात का, हाँ ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर वो डाउट में कोई आपको सेंस दे रहा है तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो क्लियर है कि लेमा जो सेंस देगा वो या तो देगा यस का या तो टोटल सेंस देगा नो का। अगर वो टोटल सेंस दे दिया यस का तब भी स्टेटमेंट, अगर उसने सेंस दे दिया एग्जैक्ट नो का तब भी क्या होगा स्टेटमेंट होगा। तो हम उस डायरेक्टली यस और नो वाले क्वेश्चंस को ही जो प्रूव करना होता है उसी में हम इस लेमा का यूज करेंगे, डाउटफुल वाले में नहीं करते स्टूडेंट। डाउटफुल में तो कुछ रहता है नहीं, श्योरिटी चाहिए होती किसी भी चीज में, समझ रहे हो ना। हाँ, और वो चीजों में डाउटफुल में ना जियो, चीजों को क्या करो क्लैरिफिकेशन करो, क्लैरिटी रहे बिल्कुल से। हाँ यस है तो यस है, नो है तो नो है, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना है। डाउट में न रहो, हाँ एक दिन पढ़ना है अगले दिन नहीं पढ़ना है, अरे फिर से पढ़ना है, ऐसा नहीं करते ना। तो वो सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर हो गए कि पढ़ना है और नहीं पढ़ना है तो स्टेटमेंट में आना है। तो उसी तरीके के लेमा की हेल्प से हम प्रूव करते हैं। तो ओवरऑल ये आपका डिफरेंसेस थे, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन को नोट डाउन अपना करिएगा। अब अगला आपके पास जो कहानी स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन की, वो हमेशा एक चीज पे आती है, वो ये आती है, ध्यान दीजिएगा कि जब आप उस चीज पे जाओगे जिसकी बात वो कर रहे हैं और वो आपके पास ये है कि एक थॉट आता है जिसको क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट की तरह आएगा, तो पहले इसको समझते हैं और फिर एक चीज हमारे पास आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सेकंड आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम दोनों में देखिएगा सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी को हम क्या लिख देते हैं ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब हुआ कि एक यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ डिवीजन के ऊपर बेस एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसको लेकर के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर इनकी स्टेटमेंट को देखा जाए यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड जी के जो कि बेस्ड ऑन क्या था डिवीजन, दैट इज कॉल्ड अ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टेटमेंट ये था स्टूडेंट्स कि इफ वी हैव A and B as a two positive integer, अब ये जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इनमें कंडीशन है इन दोनों में सच दैट A ग्रेटर देन B। अगर हम A ग्रेटर देन B ले रहे हैं देन देयर exist two another unique positive integer such that एक कंडीशन आएगी, दैट इज द कंडीशन A इज इक्वल टू BQ plus R, and condition in B, Q and R is that कि B R is always lies between B and greater than equal to 0। चेक कर लीजिए,
कंडीशन ये है स्टूडेंट्स की जो आर होगा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 आएगा या तो b से कम आएगा, कभी भी उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी और कभी भी वैल्यू उसकी b से ज्यादा नहीं आएगी। b यहाँ पर क्या है, डिवाइजर की तरह है, q क्या है यहाँ पर, कोशिएंट की तरह है, और r यहाँ पर क्या है, आपके पास रिमाइंडर की तरह है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, जो कि बहुत सारे हम ऐसे एग्जाम्पल्स कर चुके थे, आप देखे होंगे बचपन से हमने बहुत सारे डिवीजन पढ़े हैं। बचपन से कोई भी आता था घर में मेहमान, और अगर उसको कुछ पूछना हो हमको तो एक ही चीज पूछता था, चलो अच्छा बताओ तुमको डिवीजन आता है कि नहीं आता है। उसी के ऊपर बेस होता था कितने समोसे पाने हैं हमें, बता ले गए तो खुश हो गए, नहीं बता पाए तो चलो समोसे गायब हो गए। तो फिर तो देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा क्या है 2 and 5। चेक करिए कि इनमें आपके ऊपर इस कंडीशन के ऊपर अगर हम लेकर के चल रहे हैं, एक है ए एक है बी और दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर, चेक करिए इनमें से कौन सा लार्ज है, पता चले 5, तो 5 इज कॉल्ड द ए एंड जो स्मॉल नंबर है दैट इज द बी। अगर चेक करो तो ए की वैल्यू क्या है, बी से ग्रेटर देन है, इसका मतलब अब आप इसके ऊपर डिवीजन प्रोसेस लागू कर सकते हो। तो वो अप्लाई करेंगे अगर, तो वो क्या होगा कि 2 से 5 को डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, जैसे 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर Q, और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स R, और इसको क्या बोल देते हैं B, क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स B। और ये आपके पास जिसको डिवाइड कर रहे हैं दैट इज द A। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास निकल करके रिजल्ट आएगा B इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, टू क्या क्यू कितना आ गया 2 प्लस का 1। अब इसी के विषय में है कंडीशन दी गई कि ये जो 1 होगा या तो ये 0 आ रहा होगा या तो इस डिवाइजर से कम आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर 2 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो अनादर 2 आए थे Q और ये जो आए थे ये यूनिक है। अब कभी भी जब भी 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट में हमेशा क्या आएगा 2 आएगा हमेशा, और रिमाइंडर में क्या आएगा हमेशा इंटीजर 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया स्टूडेंट्स, यूनिक। ये यूनिक मतलब इनके जैसा अब दूसरा नहीं आने वाला। जब 5 को डिवाइड करोगे किस नंबर से 2 से, तो वो आपको कोई दूसरा कोशिएंट दे दे, पता चले 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो सर यहाँ कोशिएंट 3 कर देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता है, ये यूनिक होते हैं। एक बार अगर ऐसे रिप्रेजेंट हो गया तो ये क्लियर सेंस से चला जाता है कि दिस इज द डिवाइडेंट एंड दिस इज द डिवाइजर बी एंड दिस इज द कोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर आर। कंडीशन है ऑन आर पे कि आर की वैल्यू क्या होगी, एक तो बी से कम होगी या तो 0 के इक्वल होगी। तो जब कभी भी 0 के इक्वल या उससे ज्यादा इंटीजर ही होगी और बी से कम होगी, बी के कभी इक्वल नहीं होगी, अगर बी के इक्वल हो गई तो इसको डिवाइड करके क्या कर देगा, रिमाइंडर को 0 कर देगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कौन सा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था। ये देखो स्टेटमेंट ऐसा है कि जो आपके लिए आगे चल के बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चीज को हम जान रहे थे, ये चीजें हम जानते हैं कि ऐसे हम यूज कर लेते हैं कि ये मेथड आपके पास 6, 7, 8, 9, 10th में हमने बहुत सारे, अब 10th में है, 9th तक हमने ऐसे डिवाइड किए थे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हमने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स को देखे थे। अब इसी को हम नंबर्स में अप्लाई करने वाले हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और देखते हैं कि कैसे चलेगा। तो अब आपके पास ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद जो उन्होंने एक और स्टेटमेंट, एक और जनरल वे पे हेडिंग यूज किया, वो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको देखना, यहाँ पर लेमा यूज कर दिया, बाकी ये सेम था। इसके बाद जो अगला हेडिंग पड़ रहा है इसका नोट डाउन करने वाला, वो क्या है, वो है आपके पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप दोनों में ध्यान रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जरा ध्यान दे दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों स्टेटमेंट आप लिख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक तो ये लिख लो आप स्टूडेंट्स, और इसी के पास हम क्या लिख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने सबसे पहले ही आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस क्या है लेमा पे और एल्गोरिथम पे, बाकी ये दोनों सेम ही हैं। इन दोनों का सेंस क्या है कि हमको बेस्ड किसके पढ़ने हैं, डिवीजन के। किन्होंने दिया, यूक्लिड ने दिया। एक क्या दे दिया, लेमा, और एक क्या देंगे, वो स्टेप्स। अब वो स्टेप्स हैं क्या, वो आपको बता रहा हूं मैं। अब उन स्टेप्स के ऊपर बेस जो क्वेश्चंस आते हैं वो समझेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कुछ अलग से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो जरा देखिएगा। और इसके पीछे रीजन ये था सबसे लास्ट में इसको पढ़ाने का, क्योंकि इसके पहले आपने एचसीएफ वाला पढ़ा आपने, और जिसमें आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किया है, उसमें आपने बहुत सारी चीजें देखा कि जो एचसीएफ और एलसीएम पे रिलेशन होता है वो कैसा होता है।
तो अभी मैं इसका प्रॉफिट समझाऊं कि इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का लेमा का क्या है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करते हुए क्वेश्चन आपको बता दे। आपके पास क्वेश्चन है कि 2 है और क्वेश्चन है आपके पास 15 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि एचसीएफ क्या है, और एचसीएफ जब बताया जाए तो ऐसे बताया जाए जिसको आपने पढ़ करके आए 6th-7th में, बाय मेथड ऑफ डिवीजन। तो जरा मुझे बताइएगा, जब डिवीजन से करेंगे आप तो 2 से 15 को क्या कर रहे होगे, डिवाइड। कितनी टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, ये 7 टाइम। अब जरा मुझे एक सिंपल सा बात बताइएगा, कितना हो जाएगा 14, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मुझे एक सिंपल सा बात बताइएगा, जब कभी भी आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखते थे जिसमें आपके पास वो नंबर उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देता था और रिमाइंडर कितना दे देता था, 0, तो आप हमेशा ध्यान दिए होगे जब उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जैसे 4 का 2 क्रॉस 2, तो अगर इसका एचसीएफ निकाले होगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिला होगा, 2। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी एचसीएफ नंबर किसी को डिवाइड करता है तो ऑलवेज रिमाइंडर में क्या आता है, 0। आप यहां पर चेक कर लो कि 2 15 को डिवाइड किया लेकिन रिमाइंडर में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्लियर सेंस है कि 2 जो होगा वो 15 और 2 का क्या नहीं होगा, एचसीएफ नहीं होने वाला। हमको एचसीएफ चाहिए है, तो अगला ऐसा कौन सा स्टेप करें जो 2 और 15 का क्या दे दे, एचसीएफ। तो अगला ये हुआ ये कि ये जो नंबर आपके पास रिमाइंडर में बचता है इसी को क्या बना देते हैं, यहाँ का नंबर बना देते हैं एज अ डिवाइजर, और इसको डिवाइजर बना करके आप क्या कर दीजिए आगे सॉल्व। तो ये बन गया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दीजिएगा डिवाइडेंट। अब चेक कर लीजिएगा, 1 2 2, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस टाइम जो डिवाइजर होगा वो एचसीएफ किसका बन जाएगा, अपना और उस नंबर को जिसको डिवाइड कर रहा है। और ये नंबर कब आया था, जब ये दोनों डिवाइड किए थे। इसका मतलब जो इन दोनों का होगा डिवाइजर और डिवाइडेंट का एचसीएफ, वही मैटर कर जाएगा इस डिवाइजर और डिवाइडेंट के पेयर का। तो यहां से क्लियर सेंस आ गया कि जब भी एचसीएफ आप निकालोगे तो 1, 2 का कितना आएगा, 1 आएगा। हमको पता है ये जो भी डिवाइजर बना था वो किसी टाइम पे रिमाइंडर था, वो कब आया था, जब 2 15 को डिवाइड किया था। तो यहाँ से क्या क्लियर सेंस निकल आया कि अगर एचसीएफ 1, 2 है और वो किसका है, 1 और 2 का, तो यही चीज आप किसके लिए यूज कर लेंगे, एचसीएफ ऑफ 2, 15 इज इक्वल टू 2, 15 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ जितने भी पेयर बनेंगे 1, 2 इज इक्वल टू 1। अब ऐसे इसलिए हो रहा क्योंकि जब 2 15 को डिवाइड किया तब 1 आया था, तो 1 कहीं ना कहीं पर किससे डिपेंड कर रहा है, इस नंबर 2 और 15 पे। और इसीलिए जब 1 और 2 का एज अ पेयर आ गया डिवाइजर और डिवाइडेंट, तो जितने डिवाइजर और डिवाइडेंट पेयर बन रहे होंगे फिलहाल इसमें, वो सबके लिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। मतलब आपको सिर्फ इन नंबर्स के ऊपर बेस आपके दिमाग में एक थॉट ये जाना चाहिए स्टूडेंट्स, जो ये बोले कि जब कभी भी कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे और डिवाइड करते समय अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो नंबर खुद का और जिसको डिवाइड कर रहा है उसका एचसीएफ बन जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपको वो स्टेप तब तक करते चले जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाना। और यही थॉट था किनका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, कि डिवाइड करते समय आपको वहां तक डिवाइड करना है स्टूडेंट्स जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जहां पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वहीं पर आपके पास जो डिवाइजर और डिवाइडेंट का एक पेयर बनेगा उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो डिवाइजर हो जाएगा। तो जो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है वो इसी तरीके से सॉर्ट आउट करते हुए पढ़ना है। और कौन सा स्टेटमेंट यूज कर लेना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो स्टार्ट करता हूं एक परफेक्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर बस दिमाग में रहे आपके कि जब भी मैं एचसीएफ बोलूंगा किसी नंबर को तो तब बोलूंगा जब वो नंबर क्या कर रहा होगा, डिवाइड करके उस गिवन नंबर को रिमाइंडर में क्या दे रहा होगा, 0। कितनी बड़ी बात बोल दिया ना कि 0 आ जाए। 0 आने का मतलब समझ रहे हो ना, हाँ तो ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। और आपके पास क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने बोल दिया कि एक नंबर है 25 और एक नंबर है आपके पास 85, कुछ खास नहीं करना मेरे को, बस आपको समझाना ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर बेस आप थॉट अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इनमें से ए कौन है बी कौन है। और वो करने से पहले सबसे पहले इधर एक रफ वर्क की तरह डिवाइड करके चेक कर लो कि कब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो सबसे पहले क्या कर दिया हमने, 25 से 85 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जरा डिवाइड करते समय आप बताइएगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा। तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, 25 3 जा 75 हो जाएगा, तो 75 आ गया।
डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 1। आप चेक कर लो स्टूडेंट्स कि अभी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अगर आप उस एचसीएफ को फाइंड आउट करने जा रहे हो तो आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। दोबारा 10 टू 20 कितनी आ गई वैल्यू 5। अभी भी चेक कर लो, अभी भी 0 नहीं है रिमाइंडर, और तब तक करना है इक्वल डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग से एल्गोरिथम से, जब तक वैल्यू क्या नहीं आ जाती 0 नहीं आती रिमाइंडर की। तो अब देखो ये 5 या 10 तो कितना बन जाएगा 5 टू 10, वैल्यू कितनी आ गई 0। और जिस केस में रिमाइंडर 0 आ गया उस टाइम जो एचसीएफ होगा वो नंबर होगा जो डिवाइड कर रहा होता है। तो 5 का 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। आइए 5 कब आया जब 10 और 25 आया, तो दिस इंप्लाइज एचसीएफ ऑफ 10 का 25 भी कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। अब ये कब आया था 10 जब 25 और 85 आया था, तो एचसीएफ ऑफ 25 एंड 85 कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। और आपको क्या चाहिए था, यही नंबर तो चाहिए, हो गया, आपको आंसर मिल गया। लेकिन ये आपका प्रोसीजर यहाँ का नहीं है स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर कहाँ का हुआ करता था, वो 6, 7, 8 में, कि ऐसे करके आप एचसीएफ फाइंड आउट कर दो। अगर हम पढ़ के आ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तब आपके पास किसको यूज करके चलना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कौन से स्टेप फॉलो करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। अब वो एल्गोरिथम ये रहे, लेकिन यूज क्या करना है आपके पास लेमा। लेमा क्या कहता है कि देखिएगा, इसी के पैरेलल चलाऊंगा आपको चीजें समझ में आएंगी, रेस नहीं कर रहा हूं इसको। सिंस a is equal to 85 because of we know that we want to select a greater number, तो a is equal to 85 and b is equal to 25। अब now check out कि a is greater than b, that means a work as a dividend and b work as the divisor। अब now when we divide 85 by 25 like this process, तो now first use by using Euclid division lemma। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि if we have a divisor and dividend then there exists two another integer। now check out, as a divisor 25 divided 85 then we will get a two integer q and r such that we can write down a is equal to bq plus r। therefore you can write down 85 is equal to b means 25 and q means here is a 3 and remainder is a 10। note down here। now algorithm says that Euclid division lemma कि if we have remainder does not is equal to 0, चेक करिए 10 is not equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है so again by using Euclid division lemma अगले स्टेप में यूज होगा। जस्ट अगले स्टेप में यूज होगा रिमाइंडर एज अ डिवाइजर और जो डिवाइजर था एज अ डिवाइडेंट। So now here apply 25 is equal to 10 into 2 plus का 5। and now check here, this is the also a remainder 2, this is the remainder 2, तो लिखेंगे since R2 does not is equal to 0। चेक करिए R2 does not is equal to 0 का मीन्स ये हो गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर ये R2 does not is equal to 0 है तो ये जो 10 था ये कभी भी HCF नहीं बनेगा। तो now again by using EDL, अब थर्ड स्टेप में यूज होगा बाय यूजिंग EDL। अब थर्ड स्टेप कौन सा है स्टूडेंट्स, चेक करिएगा, ये रहा आपके पास 5, 10 और 2। 5 एज अ क्या आ गया डिवाइजर, 10 एज अ क्या आ गया डिवाइडेंट। हंसते जाओ, क्या इतना कॉन्सेंट्रेट होकर के देख रहे हो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अगला स्टेप क्या है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 into 2 प्लस का 0। चेक कर लीजिएगा, अब ये लास्ट था जब R3 की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। और यही कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो नाउ वी विल गेट अ रिमाइंडर 0। ये 3 का मतलब क्या है कि थर्ड स्टेप का रिमाइंडर, 2 का मतलब क्या है सेकेंड स्टेप का रिमाइंडर, और 1 क्या है फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर। फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आया, सेकेंड में नहीं आया, थर्ड में आया। अगर थर्ड में आया ना स्टूडेंट्स तो इस टाइम पर जो आपके पास नंबर होगा वो क्या है 5 एज अ डिवाइजर। देयरफॉर नाउ यूज अ Euclid division algorithm process, तो this implies HCF of 5, 10 is equal to 2। अब now we know that 5 comes from when 10 divide 25, therefore since HCF of write down 25, 85 and this number is equal to HCF of 10, 25
and this number must be equal to HCF of 5 comma 10. Now we know that 5 comma 10 is HCF is 2. Therefore you can say that this both number of 85 and 25 as a HCF is a 5. आगे बात समझ में, किस प्रोसेस से, लाइक दिस इज द क्लास 10th प्रोसेस। कैसे हम HCF फाइंड आउट करेंगे, तो ये एप्लीकेशन था, ये प्रॉफिट था किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का पढ़ने का। आप ये जो यूज कर रहे हो यहां से ये आने में, ये यूक्लिड डिवीजन क्या है, एल्गोरिदम है, स्टेप है। उन्होंने क्या बोला कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तब बाकी ये जो लिख रहे हो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये कहाँ का था आपके पास, ये प्रीवियस क्लासेस का था। इसको हम एक जैसे लिखें, फिर बात ये आती है कि सर अगर हम इसको एक साथ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको मेन पोर्शन की तरह रिप्रेजेंट करना है और इसको एज अ साइड पोर्शन। तो जब कभी भी इसको करो, इसको बिल्कुल से क्लैरिफिकेशन में लाओ और इसको जब भी करो एक साइड पे दिखा दो, जैसे साइड में होते हैं ना। आगे बात समझ में, जो मेन हीरो होता है ना, मेन हीरो ये है। आगे बात समझ में है, ये भी ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो ये सॉल्व करना कहीं ना कहीं आपके लिए डाउटफुल दे देगा कि आप सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जो चीज यूज कर रहे हो वो आपको दिखा देना, साइड पे कॉर्नर पे दिखा देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ते हो, ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड था। अब इस तरीके के चाहे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो, सबके लिए प्रोसीजर अप्लाई करना है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इस तरह के ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट था। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन्हीं के ऊपर एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, वो आपको समझा देते हैं, और अगर मैं समझाऊं इसी क्वेश्चन को तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जो कि अभी देख रहे हैं। इतना डन रहा, ठीक है। तो इसके आगे का सेकंड स्टेप देखते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्टेप ये है कि अगर आपसे मैं बोल दूं कि आज जो नंबर है आपके पास 15 और एक नंबर है एज 25, ध्यान दीजिएगा। अब बोला ये गया स्टूडेंट्स कि अगर मैं इन नंबर्स के HCF को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि वो नंबर ऐसे लिखा गया है HCF 15x प्लस का 25y, ध्यान दीजिएगा पूरी बात। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, वो है 15 और वो है 25, अब उसके HCF को आप ऐसे लिख दो कि 15x प्लस y, अरेंज कर दो। अब उस केस में आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल है। यहाँ पर d क्या है वो जरा ध्यान दे लो, where d इज इक्वल टू, वो लिखा होगा where d इज इक्वल टू HCF। किसका है HCF, 15 कामा 25। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको HCF निकालेंगे और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे वो जरा फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले वही प्रीवियस मेथड जो आपने जहां तक फाइंड आउट किया था, तो सबसे पहले डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करिए, तो कितना हो जाएगा, 15 1 जा 15 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 10 से 15 को डिवाइड करिए, 10 1 जा 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 आ गया। वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिनिश हो गया काम। यहाँ तक आ जाने के बाद हम समझ गए कि जो इसका HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, वही जैसे प्रीवियस मेथड लिखते थे। क्या यूज कर लेंगे कि सिंस 25 इज ग्रेटर देन 15 सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फर्स्ट स्टेप में यूज करिए। तो क्या लिख देंगे जरा बताइएगा। फर्स्ट स्टेप इज 25 इज इक्वल टू 15 इंटू 1 प्लस का 10, ये हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस R1 डज नॉट इज इक्वल टू 0। पहला रिमाइंडर का केस क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है सो अगेन बाय यूजिंग EDL। अब ये EDL किस में यूज होगा आपके पास, थर्ड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हो गया तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस का 5। और ये जो आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया सेकेंड। इसमें भी चेक कर लो, R2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो थर्ड स्टेप में अगेन यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL। और जो EDL आएगा वो जरा समझिएगा थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप क्या है, 10 है। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू 2 प्लस का 0। और 0 अगर आ गया तो दिस इंप्लाइज HCF ऑफ 5 कामा 10 इज इक्वल टू HCF ऑफ, अगला पेयर क्या है, 10 कामा 15। और ये किसके इक्वल है, HCF ऑफ कौन सा नंबर है, 15 कामा 25 एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अब इसी 5 को ही लिखना है आपको, किसके इक्वल, 15x प्लस का 25। तो
तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब इसके आगे का सॉल्व करने का, ये जो स्टार बना हुआ है कहां से, जब आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे तब से, ध्यान दीजिएगा। तब आपको कहां पहुंचना है, आपको उस केस में पहुंचना है जिस केस में 5 एज अ क्या आ रहा हो, रिमाइंडर आ रहा हो। तो जरा चेक करिएगा, यहाँ 0 आ रहा है तो 5 यहाँ एज अ एचसीएफ बना है। इसके जस्ट स्टेप ऐसा होगा जहां पर ये 5 जो होगा एज अ रिमाइंडर में आएगा। आपको उसने क्या बोला था कि एचसीएफ को लिखना है, मतलब 5 को लिखना है। तो 5 देखो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ एज अ कैसे है, डिवाइजर में है। हम यहाँ डिवाइजर को क्या बोल चुके हैं, एचसीएफ। अब आपको 5 को किस में लिखना है, एज अ रिमाइंडर में। एज अ रिमाइंडर में कहां पर मिलेगा, ये देखो यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस स्टेप सेकंड से 5 की वैल्यू आप निकाल लो। तो 5 इक्वल टू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, इस 10 को उधर लेके जाएंगे, जितना मल्टीप्लाई में है उसको एज इट इज रखना है। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 15 माइनस का 10 इंटू 1, ये देख लो आप, पहला स्टेप कोई चेंज नहीं है। 15 में से 10 जाएंगे 5 ही है, बात सही कर रहे हैं। हमको केवल एक्स और वाई का सिलेक्शन करना है, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब जरा सोचो कि हमको किस में लिखना था, 15x और 25y में। 15 को कुछ टच नहीं करना क्योंकि उसी के फॉर्म में लिखना है। अब दिक्कत कौन दे रहा है, यहाँ का 10 दे रहा है। अब 10 को ऐसा क्या लिखा जाए जिससे क्या आ जाए 25। पता कहाँ से पता चलेगा, इस स्टेप के पहले जो स्टेप रहा होगा, क्योंकि ये जो 10 मिलेगा वो उस इस स्टेप के पहले वाले में एज ए रिमाइंडर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ एज ए कोशिएंट में है। यहाँ चेक कर लीजिए, 5 कोशिएंट में था, रिमाइंडर में पहुंच गया। अगर ये कोशिएंट में है तो देखना ये पक्का रिमाइंडर में होगा 10। आइए देख लो यहाँ है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो भी 10 की वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5 एज इट इज रहा, 15 एज इट इज रहा, माइनस का 10, ये बॉक्स बना दिए, इधर 1 कर दिए। अब 10 की वैल्यू कहाँ से ला रहे हैं, इसके जस्ट पहले के स्टेप से। क्या निकल के वैल्यू आएगी, 25 माइनस 15 इंटू 1। तो वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, 25 माइनस 15 इंटू 1। चेक कर लीजिए, ये आ गया। अब क्या करिए कि इस माइनस साइन को विद मल्टीप्लिकेशन के साथ अप्लाई करिए। तो 15 एज इट इज 15 है, माइनस 25 इंटू 1 हो जाएगा। तो माइनस 25 इंटू 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 15 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब जरा चेक करिए, ये 15 लिखा है, ये 15 नहीं लिखा, ठीक ऐसे ही लिखा हुआ है। तो 1 टाइम ये भी है, 1 टाइम ये भी है, तो ये दोनों मिलकर के 30 होते, बात सही है। बट आपको 30 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ जो फॉर्म चाहिए वो किस में चाहिए, 15 में। तो 15 ही में रखना है, 15 ये 1 टाइम मिलकर कितने हो गए, 2 टाइम स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएंगे, 2 टाइम 15 आ गए। और इधर कितना मिल जाएगा, 25 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कंपेरिजन किस बात से करिए, जिस फॉर्म में आपको चाहिए था। नाउ कंपेरिजन विद डी इज इक्वल टू 15x प्लस का 25y। अब बड़े गौर से देखो आप, यहाँ 15 के साथ क्या लिखा गया है, x, यहाँ 25 के साथ क्या लिखा गया है, y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 के साथ x है, 15 के साथ 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y, वो 2 आ गई। यहाँ जरा चेक करो, 25 के साथ क्या है, माइनस का 1, यहाँ 25 के साथ क्या है, y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो वैल्यू ऑफ x एंड y। आगे बात समझ में। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो कि इसी के ऊपर जस्ट बेस होता है, बस एक वेरिएबल ले आता है दो जिनमें x एंड y करते हैं। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और इस तरह का करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप ये है आपके पास, एज अ साइड पे फ्रंट में आपके पास ये आएगा। फिर क्वेश्चन को आपको देखना है कि डी कितना आ गया। अब डी जो देगा वो लास्ट वाले स्टेप में देगा एज अ कोशिएंट में, तो इसके जस्ट एबव वाले स्टेप में मिलेगा रिमाइंडर में। वहां से आपको स्टार्ट करना है, और वहां से रिमाइंडर को स्टार्ट कर देने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब पहुंचोगे आप, तो आपके पास अगले स्टेप में कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो अगले स्टेप में रिमाइंडर में होगा, उसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए। ऐसा प्रोसीजर तब तक करते हैं जब तक लास्ट स्टेप में नहीं आ जाते। यहाँ पर 2 स्टेप में आ गए लास्ट में, तो जल्दी से वैल्यू मिल गई, और जब जितनी जल्दी ये वैल्यू मिल जाएगी उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा कंपेरिजन करने के बाद। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसका कर देता हूँ ताकि आपको टोटली समझ में आ जाए, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास नंबर है 35, ठीक है, और एक नंबर है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 49। अब इन नंबर्स के ऊपर ऐसा बोला है कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, डी होगा, उसको कैसे लिखना है, 35x प्लस का 49y पे, और आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, सबसे पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 35 एज अ डिवाइजर आ जाएगा, तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया। आप ऐसे करके डिवाइड कर लो, कितने टाइम जाएगा, 35 टाइम।
अब आगे जरा बताइएगा, 9 में से 4 जाएंगे, ये 1 जाएगा, 35 कितने टाइम जाएगा, 14 2 जा कितना आ जाएगा 28, 7 आ जाएगा, 14 आ गया, ये आ जाएगा 2 टाइम, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। चेक कर लो, रिमाइंडर आ चुका है आपके पास 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 7 क्या बन चुका होगा, ये CF, हम समझ गए हैं। अब यहाँ आपको लिखना कैसे है, एज अ यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टेप क्या बनेगा जरा बताना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बन जाएगा स्टेप 49 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस का 14। अब चेक कर लीजिए, 14 रिमाइंडर में है तो रिमाइंडर 0 नहीं है, इस वजह से आपको सेकेंड स्टेप फिर से करना पड़ेगा। अब वो बन जाएगा 35 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 एंड प्लस का रिमाइंडर 7। अभी भी देखो रिमाइंडर क्या है, 7 है। इसका मतलब थर्ड स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, और दैट स्टेप इज 7 इंटू 2 प्लस के रिमाइंडर 0। अब यहाँ चेक कर लीजिए कि सिंस R3 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज SCF ऑफ इस टाइम पे जो क्या है नंबर आपका डिवाइजर और डिवाइडेंट, उसका SCF क्या हो जाएगा, डिवाइजर। 14 इज इक्वल टू SCF ऑफ 14 कामा 35, और ये नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू SCF ऑफ नंबर क्या मिलेगा जरा बताइएगा, 35 कामा 49, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जितना 7 था ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया कि 7 आ रहा है, अब 7 को ही यहाँ एज अ डी लिखना है। अब वो 7 कैसे मिलेगा जरा बताइएगा। अब वो 7 ऐसे मिलेगा स्टूडेंट्स, जब आप कहाँ पर पहुंचने वाले हो, एज अ रिमाइंडर में 7, डिवाइजर में 7 मिल रहा है, वो डन रहा, लेकिन लिखना किसको है, SCF को, तो वो SCF नंबर रिमाइंडर में मिलेगा। यहाँ से लिख पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको लेकर के उधर जाओगे एक ही स्टेप में पता चल जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से आपको पता चलेगा रिमाइंडर के केस को, इसके जस्ट एब से। तो जरा 7 की वैल्यू लिखिएगा स्टूडेंट्स। तो 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताइएगा, 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 14 इंटू 2। चेक कर लीजिए। अब आपको लिखना किस में था, 49 में। यहाँ दिक्कत कौन दे रहा, 14। 14 रिमूव कैसे होगा, जस्ट एबव वाले स्टेप में चेक करो, एज ए रिमाइंडर में होगा। यहाँ से वैल्यू निकालो 14 के, तो 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताइएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 35 माइनस का 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस नंबर को उधर भेज दो आप, तो क्या मिल जाएगा 49 माइनस का 35 इंटू 1 और इंटू में 2 लिख दो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 35 माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ करिए तो क्या मिल जाएगा 49 इंटू 2। ये माइनस प्लस हो गया। अब हम चाहते अगर तो ध्यान से दीजिएगा, इस 35 और 2 का प्रोडक्ट कर देते, लेकिन हम नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए वो किसके फॉर्म में चाहिए, 35 और 49 के बीच में चाहिए। यहाँ अगर आपने प्रोडक्ट कर दिए तो 70 आ जाएगा, फॉर्म चेंज हो गई। अब जरा चेक करिए, 35 कितने टाइम, 2 टाइम, ये 35 कितने टाइम, 1 टाइम। अगर कोफिशिएंट में कुछ ना हो नंबर के तो 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 3 टाइम ऑफ 35 माइनस का 2 फ्रंट में कर दीजिए 49, ये 7 आ गया। अब कंपेरिजन कर लीजिए, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, d इक्वल टू हो जाएगा 35x प्लस का 49y। अब जरा चेक कर लीजिएगा कंपेरिजन करने के बाद, 35 का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ क्या है x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और यहाँ 49 का कोएफिशिएंट y है, y का यहाँ 49 का -2 है, तो y इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा -2। ये देख लो। अब इसके आगे बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला पूछ सकता है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था x माइनस वाई। ऐसे करके जो भी उसका मन होगा वो आपसे पूछता रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन के बाद पूछेगा। आपको सबसे पहले x एंड y की वैल्यू निकालनी होगी स्टूडेंट्स, तो आपने वैल्यू निकाल लिया x एंड y की। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या रख देता हूँ यहाँ पर 3, और y की वैल्यू क्या रख देता हूँ 2। फिर यहाँ पर अगर देखूं मैं कि x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, और y की वैल्यू, अच्छा माइनस आ रहा था, यहाँ पर माइनस रखिएगा। x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर माइनस है, -2 है, यहाँ स्क्वायर कर दो तो 3 का स्क्वायर प्लस का -2 का स्क्वायर। अब जरा चेक करिएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 -2, तो आंसर क्या दे दिया यहाँ से 1, यहाँ से वैल्यू क्या दे दिया 5, यहाँ से वैल्यू क्या दे दिया 30। ये बात के बाद आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, सॉल्व करने होंगे ऐसे। अब बताएं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो होने तो चाहिए आप लोगों से। तो ये हो जाएगा। तो ये आपके पहला जो पार्ट था वो सबसे पहले यही समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिनमें लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस समझेंगे। और ये क्वेश्चन आए हमेशा ध्यान रखिएगा,
क्या आए, हमेशा क्वेश्चंस आए हैं एक एक नंबर में वेरी शॉर्ट में, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, जो सीबीएसई एक पैटर्न होता है या उसमें आपके पास या किसी और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो सबसे पहले टाइप का ऐसे ही होता है जो इसके पहले की है। फिर उसके ऊपर ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिनमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना होगा। अब इतना पार्ट हो जाने के बाद फिर आपके पास आती हैं वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, जो कि आप पढ़ते हो यस करें या नो करें, टू प्रूव करें, तो उस फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करिएगा ट्राई, बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे बात समझ में ठीक है? तो अब देखते हैं जो कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसे आएंगी, ठीक है? तो उसको समझते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ तक इसको कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे बात समझ में ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।